हमारा आज का जो टॉपिक था फालिज और होम्योपैथी। तो ये प्रोग्राम चल रहा है, माहिरीन जो है सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अभी मैं चलता हूं डॉक्टर अकील जावेद साहब की तरफ। सर आप ये बता दें, देख लें कि खुशकिस्मत है कि मैं भी आपको सर कह रहा हूं, कि आप ये बताएं कि फालिज की कॉजेज क्या क्या है। जी बिल्कुल जी, कुछ लीडिंग कॉजेज पे बात करेंगे। सबसे पहले और बड़ी कॉज तो है वो ओबियसली ब्लड प्रेशर। आपको पता है ब्लड प्रेशर को अगर हम थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं अपने लेमैन नाज़रीन के लिए, क्योंकि जो मेडिकल से लोग नहीं है उनके लिए थोड़ा सा इसको, वैसे मेडिकल की लैंग्वेज में हम इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। जब ब्लड का दबाव वेसल्स पे, वरीदों पे या नालियों पे, जो भी आप नाम दे दें इसको, आर्टरीज पे पड़ता है, तो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो नाली साइज में छोटी हो गई, ऐसा नहीं होता। नालियों में मुख्तलिफ डिपॉजिट्स ब्लैक की सूरत में, फैट्स की सूरत में वो जमा हो जाते हैं, तो नालियों के रास्ते तंग हो जाते हैं। तो जब रास्ते तंग होते हैं तो ज़ाहिर है जोर लगता है, तो जब जोर लगता है तो वो फिर अल्टीमेटली बर्स्टिंग होती है। तो जिसमें एक मैंने इस्केमिक स्ट्रोक के बाद मैंने कहा था हैमरेज स्ट्रोक, जो है, जो हैमरेज स्ट्रोक है जिसकी वजह से नाली फटती है या वो पंक्चर होती है और लीकेज हो जाती है और दिमाग में खून जमा हो जाता है, तो वो एक बाइस बन सकता है हाई ब्लड प्रेशर। इसमें बहुत बड़ा किरदार है। फिर उसके बाद आपको अगर कोई दिल की बीमारी है और आपका दिल प्रॉपर, जाहिर दिल एक पंप की तरह का काम करता है, एक कंप्रेसर आप इसको कह लें। इसका काम है उस ब्लड फ्लो को मुतलका सेल्स तक पहुँचाना, खून के ज़रिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरे ज़रूरी अज़ा जो सेल्स को, एक खुलिये को चाहिए होते हैं, वो पहुँचाना हार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो ठीक काम नहीं करेगा, ओवर काम करेगा, ओवर सेंसिटिव काम करेगा या सुपर सेंसिटिव काम करेगा या लो काम करेगा, दोनों सूरतों में जब सप्लाई, वो जो पानी की मैंने मिसाल दी कि होज पाइप में एक पानी आ रहा है, तो अगर पानी मुतलका पौधे तक पहुँचेगा तो वो शादाब रहेगा, और अगर नहीं पहुँचेगा, रास्ते में वो पाइप पंक्चर हो जाए, ब्लड की नालियों को आप इसको पाइप समझ लें, पाइप पंक्चर हो जाए या वो पाइप फट जाए, दोनों सूरतों में अल्टीमेटली फालिज का मसला हो सकता है। इसके बाद डायबिटिक जो पेशेंट है, दुआ करें कि ज़िंदगी में किसी को शुगर ना हो। शुगर बहुत बड़ी बीमारी है, इससे महफूज रहें। और शुगर जो है ये लाइफस्टाइल, जो सेकंड टाइप है उसकी, वो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। वो आपने खुद अपने ऊपर हैवी करनी होती है। जितने इंसुलिन प्रोडक्शन है उस हिसाब से आप मीठा लें, स्टार्च लें, कोई इशू नहीं है। जब आप ओवर बर्डन करेंगे एक चीज़ को, 100 सीसी मोटर बाइक पे 1000 सीसी का वजन डालेंगे, तो जाहिर है आपका लबलबा काम छोड़ जाएगा। तो डायबिटीज़ से बचना है, अपने लाइफस्टाइल को सिंपल रखना है। डायबिटिक पेशेंट का होता ये है कि जो जुज़्वे बदन एनर्जी ने बनना होता है वो नहीं बन पाते, और वो जो शुगर के कंटेंट्स है वो किसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रह जाते हैं, उसकी वजह से नालियाँ डैमेज होती हैं, लीकेजेस बनते हैं, तो इससे हो सकता है। इसके अलावा ज़ाहिर जिगर की अगर बीमारियां हैं या गुर्दे अपने अफ़ाल सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहे, गुर्दों के फेलियर की बहुत बड़ी रीजंस, एक्स्ट्रा नमक, ब्लड प्रेशर की भी बहुत बड़ी रीज़न, जंक फूड, और उस चीज़ों से बचना है। सादा ज़िंदगी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि सादा तर्ज ज़िंदगी अपना, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कम से कम 40 मिनट की वॉक एक वक्त कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, तो ये कोई चीज़ नहीं है, कोई फालिज नहीं है। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इतना ही है। ये असबाब है मोटे। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि फालिज की कितनी अक़साम है? सर अगर उसकी अफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो फिर आपकी बॉडी की जिस पार्ट में फालिज है उसके अकॉर्डिंग उसको आप नाम दे दो कि फेस का है, फेशियल है, हेमोप्लेजिया है या मोनोप्लेजिया है। थोड़ा सा और खोल है कि डायग्नोसिस भी बताएं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। जी सर, तो इसके अकॉर्डिंग फिर नाम आ जाते हैं। मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या अदरवाइज भी अगर बात करें तो ये इसके अकॉर्डिंग मतलब नाम आ जाते हैं। फेस का है, फेशियल पैरालिसिस है, लाइक होमोप्लेजिया है, या लाइक मोनोप्लेजिया है, लाइक इस तरह के, मतलब आप उसको नाम दे सकते हैं, डायग्नोसिस पे आ जाए। और सर अगर अदरवाइज देखा जाए तो बेसिक इसकी जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, इस्केमिक और हेमरेजिक, जो सर ने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है। इस्केमिक में ये कि एक
एम्बुलाया जो है ब्रेन के किसी एक वेसल में जाके फंस गया और उस एरिया में ब्रेन के उस पार्ट को ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं हो रही है, और वहां पे जो हिस्सा अफेक्ट हो रहा है उसने जिस बॉडी के पार्ट को सप्लाई करना है वो पार्ट जो है उससे मुतासर हो जाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मतलब उसको प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगा। तो ये तो इसकी टाइप्स एक इस्केमिक आ गया, दूसरा हेमरेजिक में भी यही है, सिम्टम्स सेम ही होती हैं तकरीबन। सिर्फ हेमरेजिक में ये होता है कि ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, अगर वॉमिटिंग भी हो रही है उसको भी आप निगलेक्ट ना करें। मैं एक मतलब अपने नाज़रीन को मतलब आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहूंगी कि अगर एकदम से बैठे बैठे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसको भी सेंस में ना लें कि नहीं जी वो कुछ खा लिया था, ये वो सारा कुछ। फौरन उसको कंसिडर करें, ब्लड प्रेशर चेक करें कि ब्लड प्रेशर तो नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है और इसी वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट सर आपका आ जाता है, क्वेश्चन है आपका कि इसको डायग्नोस किस तरह से किया जाए। तो इसमें सर ब्लड प्रेशर, एक तो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ है तो उसको फौरन मैनेज करने की कोशिश करें, और ये बहुत ही मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है, विद इन नो टाइम यू हैव टू मैनेज द थिंग। अब डायग्नोसिस पे अब डायग्नोसिस में, अगर डायग्नोसिस में आ जाते हैं तो फिर उसमें स्कैन्स आ जाते हैं, कोई लैब टेस्ट, हाँ जी, सीटी स्कैन आ जाते हैं। सबसे पहले सीटी स्कैन किया जाता है, और सीटी स्कैन में ये होता है कि लाइक आपके किस पार्ट में जाके वहां पे ब्लॉकेज है वो आपको फौरन पता चल जाता है, ठीक है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है ना वो यही है। और अगर आप लाइक उसको सिटी स्कैन करवाने के बाद आपका उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है ट्रीटमेंट के ऊपर, लाइक आपने कौन कौन सा ट्रीटमेंट कैसे कैसे किन किन सिम्टम्स के साथ कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, ये चीज आप कर रहे हो। मीनवाइल एक लिपिड प्रोफाइल करवा लो। लिपिड प्रोफाइल में ये आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो सा बॉडी के अंदर वो क्या है, या बॉडी की कंडीशन क्या, ब्लड की कंडीशन क्या है, उसको भी फिर मैनेज करने में आपको हेल्प मिल जाती है कि अभी आपको मतलब कौन सी मेडिसिन जो सी है यहाँ पे इसको डाइल्यूट करने, मतलब ब्लड को थिन करने के लिए कौन सी मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है। जी डॉक्टर साहब, सर फालिज से बचाव के लिए कोई ऐसी खुराक से मेरे नाज़रीन को बताएं, कोई ऐसे इकदाम बताएं कि लोग बचे रहें। सबसे पहले तो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। 45 मिनट मिनिमम है, अगर किसी के पास टाइम है वो टाइम निकालना चाहिए, इसको ज़्यादा करें। फिर हेल्दी डाइट, उससे मुराद ये है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट अगर अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते, वो करें। दालें करें, होल ग्रेन वो करें। फिर इसमें ख़ास करके जिसको लोबिया, काले चने, सफ़ेद चने, ये इनको लो प्रोटीन आप कह सकते हैं। सारी ये प्रोटीन होती है, लो फैट होता है इसमें, फैट इसमें नॉन एक बराबर होता है। सारी वो प्रोटीन तो ये हैं सोर्स उसका में, ये इनको इस्तेमाल करें। फिर आप फ्रूट में बनाना बहुत अच्छा है, एप्पल है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, जो पालक है इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। फिर इसी तरह आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध इस्तेमाल करने हैं और आप अपने नॉर्मल आदमी जिसको एक्सरसाइज भी है और वेट भी नहीं है, तो वो जैसे दूध आते वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो ओबेसिटी का शिकार है और ब्लड प्रेशर के भी उसको कभी कभी अटैक हो जाते हैं, तो फिर उस दूध से ऊपर से मलाई या मलाई, जो भी दोनों चीज़ें कहते हैं, मलाई भी कहते हैं, मिल्क भी है, हाँ, तो उसको उतार कर फिर उसका इस्तेमाल करें। तो फिर आप अपने सोने का जो टाइम है ना, सोने का और जागने का, ये इसको शेड्यूल करें। आधे घंटे का मार्जिन तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं। अगर स्मोकर है तो वो स्मोकिंग, एक्स्ट्रा अल्कोहल पीने वाले, मजहब तो कहते हैं घोंट पीना पिए, लेकिन क्योंकि इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उसका इस्तेमाल बहुत कम वो लोग करें जिनके मजहब में जायज़। मजहब तो कोई भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन जिनके माशरे में जायज़, जैसे इंडिया हो गया, ये यूरोप, वहाँ ठीक है, वो कहते हैं जी पी सकते हैं। जैसे हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इस तरह वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ ये इस्तेमाल करें। फिर नमक का इस्तेमाल और चीनी का इस्तेमाल, चीनी तो मुकम्मल तौर पर छोड़ देनी चाहिए, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। आम आदमी भी, जिसको चाहे डायबिटीज़ है
ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जो भी है वो जरा उसको चीनी को छोड़ दे, नमक को कम इस्तेमाल कर, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है। डॉक्टर साहब छोटा सा सवाल, इसकी प्रिवेंशन बताएं। प्रिवेंशन में सर मैं डॉक्टर साहब ने बता दी है, लेकिन वो वैसे डॉक्टर साहब के सवाल के बाद सवाल बनता अब मैं शायद इनके जेल में भी और चीजें भी हों। वसी बता दिया। बस एक्सप्लेनेशन एक के चीज लिए रह गई है, आप सिगरेट का बता दें, सिगरेट छोड़ वो तो नहीं बता सर, दिया। प्रिवेंशन का मैं फिर भी बता दूंगी। पहले मैंने अच्छा, स्मोकिंग में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अपने नाज़रीन के लिए। स्मोकिंग में होता क्या है, जो सिगरेट नोशी करते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लेग की सूरत में आपकी ब्लड वेसल्स में जमा हो जाए, जो आपके वो ब्लड की नालियां उसके रास्ते को तंग करने का बायस बनती है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि स्मोकिंग को अवॉइड करें, ताकि वो प्लेग जो कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में मौजूद है वो ब्लड नालियों का रास्ता, यानी कि उसमें ठहरने की वजह से रास्ता तंग कर रहा होता। तो ये है जी। डॉक्टर साहब आपसे सवाल था, सॉरी मैं जी सर कोई बात नहीं जी सर। हाँ, कंटिन्यू करें। प्रिवेंशन का पूछ रहे हैं, तो सर प्रिवेंशन में फिर रिपीट करवा रहे हैं आप। नहीं सर, मैं प्रिवेंशन में सर मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्रिवेंशन के अंदर मैं वही बात कहूंगी जो हमारी होम्योपैथी का पैगाम है कि नेचर के साथ जुड़ जाएं, फॉर गॉड सेक नेचर के साथ जुड़ जाएं। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। और स्ट्रेस जो है उसको तो गोली मार दें किसी सेंस में कि स्ट्रेस तो आपने लेना नहीं किसी सेंस में ना। अच्छा जी, स्ट्रेस अगर आप लेते हो तो कॉर्टिसोल लेवल आपका जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो आपकी बॉडी यहाँ तो लोग जरा सी बात में स्ट्रेस ले जाते हैं, तो नहीं लेना चाहिए ना। नहीं लेना चाहिए। तो सर वो फिर हल्के शल्के जो होते हैं वो रातों को जागने की वजह से हल्के शल्के जो उनसे वो किसी वजह तो से ज़ाहिर है कि मजबूरी है ना। जैसे मुझे पड़े हुए हैं, मैं तो ड्यूटी करता हूँ रात को, तो मेरी तो मजबूरी। नहीं सर, अपनी बॉडी को भी मैनेज किया जाए ना। बॉडी ने बेचारी ने क्या कहाँ जाएगी अगर आप उसको स्ट्रेस दोगे किसी भी सेंस में, फूड के सेंस में स्ट्रेस दे रहे हो, आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आप मेडिटेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, किसी सेंस में भी आप बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, नेचर से को दफा दूर कर रहे हो, उसको बिल्कुल उसको अटेंड ही नहीं कर रहे हो नेचर को, तो ऑब्वियसली नेचर तो फिर अपना रिवेंज लेगी किसी ना किसी सेंस में लेगी। ये नहीं तो फिर हार्ट को अफेक्ट आ जाएगा, आपका लिवर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ब्रेन पैरालिसिस जो है या ये जो स्ट्रोक है ये तो पकड़ के आपकी लाइफ को बिल्कुल ही सोशली पकड़ के बांध के बैठा देती है ना, खुदा ना करे किसी दुश्मन को भी ये हो, तो ये तो बिल्कुल ही आपको खत्म कर देती है ना। लेकिन इसके साथ दूसरी और भी बड़ी सारी एलिमेंट्स उनसी हैं नेचर को से अवे रहने की वजह से आप फेस करते हो। डॉक्टर साहब, ये जो फॉलेज है इसके ज्यादा अटैक एजेस पे भी होता है या जेंडर पे भी होता है, कि कौन लोग ज्यादा इस पे मुतासर होते हैं? जी, जेंडर का तो खैर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है एज फैक्टर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं मैं आगे जाके बताता हूँ। जो बड़ी रीजंस अभी डॉक्टर साहब मुझे भी याद आ गया, स्ट्रेस जो अभी कह रही थी, इसमें होता क्या है, जब कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ता है, वो एक्टिव होता है, सुपर एक्टिव होता है हार्मोन, तो फ्री रेडिकल्स और फ्री मॉलिक्यूल्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं जिस्म में, जगह नहीं मिलती, इसलिए जिस्म में तबाही का सिलसिला बनता है, डिस्ट्रक्शन होती है, उससे जाके प्रॉब्लम आती है। लेमन के लिए कहते हैं स्ट्रेस ना लो, क्यों ना लो, इसलिए कि फ्री मॉलिक्यूल्स की एक माकूल मिकदार जिसमें होनी चाहिए, वो जब बढ़ेगी तो उसको जगह नहीं मिलेगी। सर फ्री रेडिकल को भी प्लीज डिफाइन कर दें। फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं जिस्म में, उसको जगह नहीं मिलती, फिर जगह जगह जहां उसको जगह मिलेगी तो वो तबाही मचेगी, वो जाके लंग्स में घुस जाए, वो लीवर में घुस जाए, तो डिस्ट्रक्शन ओवरऑल। खैर वो हम आगे थे जी। एज फैक्टर ऐसे नहीं है। देखिए जी, हमने 90 साल के जवान देखे हैं और 25 साल के बूढ़े देखे हैं। अगेन जो डॉक्टर साहब कह रही थी कि एक सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ जो कि पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बार उसकी मैनेजमेंट हो सकती है। तो आपने ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वॉक बहुत ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात को इग्नोर करें, डायबिटीज से बचें। वो वही है कि आपने जंक फूड को अवॉइड करना है, मीठे को अवॉइड करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, उतना खाना है। अच्छा, गेम क्या है जी? कैलोरीज बर्निंग की और कैलोरीज इनटेक की है। तो जब आप 2200 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और 3000 कैलोरीज ले लेंगे तो अल्टीमेटली वो फैट्स नालियों में जमा होंगी, नालियों में प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड सप्लाई रुकेगी। जैसे दिमाग ही नहीं, ब्लड सप्लाई, कहीं मेरी उंगली को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी या मेरी जुबान को रुक जाएगी तो जाहिर है इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये है, इस पे एज फैक्टर एज नहीं है, लेकिन चूंकि एज के साथ लोग ज़रा सुस्त हो जाते हैं मेरी तरह,
ठीक है। सर मेडिसिन बताएं बड़ी बड़ी, बीच में ही छोड़ दिया आपने मुझे, चल ठीक है। टाइम थोड़ा है। सबसे पहले एकोनाइट के जो Last पेशेंट में। होता है, एकोनाइट और आर्निका ये दोनों इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके सिम्टम देखे, अगर राइट साइड पर सिम्टोमेटिकली डॉक्टर जो हाँ वेरीफाई जी, एडवाइस ये दो तो शुरू में दे देने चाहिए ना, बगैर पूछे सोचे समझे, एकोनाइट और आर्निका। क्योंकि आर्निका जो है ना क्लाट वगैरह को डाइल्यूट करती है, अगर ब्रेन हेमरेज है उसकी वजह से जो खून फैल गया उसको ठीक करेगी, इसलिए आर्निका का इस्तेमाल। इसके अलावा कोई और मेडिसिन जो आपके माइंड में? सुनने देना, सर टाइम नहीं है ना, बस तो मैं भी मेडिसिन ही बता रहा हूँ। मैं क्या दो वो भी बता दे, दो आपने बताई जी, ताकि सबका हिस्सा पड़ जाए। सर मेडिसिन के हवाले से आर्निका और सर ने जो बताई है एकोनाइट, इनके अलावा सर मैं इस मामले में आपको थोड़ी सी डिटेल नहीं, सिर्फ मेडिसिन में। एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगी हाँ। होम्योपैथी के हवाले से, क्योंकि हम सब होम्योपैथ बैठे हुए हैं जी जी। एंड इट्स अवर प्राउड। तो मैं इस चीज को कभी भी स्लिप नहीं करने दूंगी, स्किप नहीं होने दूंगी। सर अगर आप हेमोरेजिक कंडीशन में हो और आप मुंह से एक लुकमा या एक ड्रॉप भी नहीं ले सकते हो, डॉक्टर आपको परमिट नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन को उसकी बॉटल खोल के सिम्टम के अकॉर्डिंग नोज के पास रख देते हो, बिलीव कीजिए कि उसका बेहतरीन इफेक्ट आता है। आपका ब्रेन विद इन नो टाइम जो इंसान वो एक्टिव हो जाता है। ये मेरा पर्सनल कुछ ऐड सर करेंगे? बिल्कुल जी, कास्टिकम मैं ऐड करूंगा। नर्व्स का मसला, सांप का मसला, तो कास्टिकम अच्छी हो सकती है, जलसीन उसमें अच्छा काम कर सकती है। इसका नेक्स्ट स्वामी का स्ट्रेस की जो हम बात कर रहे थे, स्ट्रेसफुल लाइफ और सेडेटरी लाइफ, जो लोग मेरी तरह बैठ के खाने के आदी हैं, उनकी हिलजुल कम है, तो उसमें नेक्स्ट बहुत अच्छा काम करेगी। और फास्फोरस को बिल्कुल ज़हन में रखिएगा, फास्फोरस पट्ठों के हवाले से बहुत बड़ी मेडिसिन है जी। तो नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा फालिज और होम्योपैथी। यहाँ पे बात करने का मकसद ये होता है कि हम मर्ज और उसके असबाब और उसकी बाकी चीज़ें आपको बयान करें और फिर आपको ये बता दें कि होम्योपैथी अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज के इलाज में पूरी कुव्वत रखती है। अब सिम्टोमेटिकली मेडिसिन चूँकि होम्योपैथी में है, तो हम आपको या पैनल जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं वो एक एक मेडिसिन तो नहीं बता सकते, अलबत्ता चंद मेडिसिन बताते हैं कि फालिज में ये अद्वियात अगर आपका डॉक्टर डिटेल से स्टडी करके आपको देता है तो इंशाल्लाह फालिज जो है वो होम्योपैथी में काबिल इलाज है। खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अजीज फालिज जैसे मर्ज में मुब्तला हो रहा है या हो चुका है, तो आप फौरी तौर पे होम्योपैथी के डॉक्टर जो क्वालिफाइड होम्योपैथी के डॉक्टर है उससे रब्ता करें, उनसे रजू करें। इंशाल्लाह एक क्वालिफाइड होम्योपैथी के डॉक्टर जो है वो आपको मायूस नहीं होने देगा, होम्योपैथी आपको मायूस नहीं करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ आगाही के लिए हमारे सीनियर डॉक्टर्स आपके साथ होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ रब्ता के लिए हमारा नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करने, 0333429502। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।